गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आगे बात करते हैं और आगे ये क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने दूसरे प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ा है ना। वहाँ संख्याओं के समूह पढ़े थे। सबसे पहले कौन सी संख्या आती है, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आती है अपने प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक, उसके बाद में परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो अपना नाम है ना प्रश्नावली का, तो रियल नंबर्स, रियल नंबर यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी, यानी भाग जांच करते हैं वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होगी, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर शेषफल होता है और शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और भाजक से हमेशा क्या रहना है, छोटा रहना है। उसके बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। उसके बाद में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना पड़ा था। उसके बाद में क्या पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात करना हमने सीख लिया था। तो आगे ये क्लास शुरू करते हैं, उसमें हमें स्पष्ट तौर पर ये नहीं लिखा हुआ है कि HCF ज्ञात करना है या LCM ज्ञात करना है, बाकी भाषा को हम सवाल को समझते हैं। तो 2.2 के अपने 3 सवाल हो गए थे लास्ट लेक्चर तक, लास्ट क्लास तक। अब आगे बात करते हैं चौथे सवाल की। क्या कह रहे हैं ध्यान से समझेंगे कि किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। हम जानते हैं कि खेल के मैदान में वर्ताकार इस प्रकार से ट्रैक बना रहता है ना। तो अब इस यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से शुरू होके जब रमन है वो एक चक्कर पूरा करता है तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। कितने, 18 मिनट। जबकि अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। और यही चक्कर यदि अनुप्रिया लगा रही है इस ग्राउंड का तो उसको केवल 12 मिनट लगते हैं। दोनों का अलग अलग समय लग रहे हैं। आगे सवाल कह रहा है कि माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो बताओ कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी एक समय पर चलना प्रारंभ कर दिया, एक रमन ने एक राउंड पूरा किया तो 18 मिनट लगे और अनुप्रिया को 12 मिनट लगे। तो पहले राउंड में पीछे कौन रह गया, ज़्यादा समय लग रहा है तो रमन रह गया। अब हमें वह समय ज्ञात करना है जब ये दोनों वापस क्या आ जाए, बराबर। इसका मतलब सवाल को समझने की कोशिश करें कि वह कम से कम समय ज्ञात करना है जब ये दोनों बराबर आ जाए, है ना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले। तो कम से कम समय ज्ञात करना है, कम से कम, थोड़ा समय या न्यूनतम समय या सबसे कम समय ज्ञात करना है ना। और जब मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से कम या अधिक से अधिक नाम आता है, तो अपनी HCF और LCM की परिभाषा से हम देखते हैं कि यहाँ पर कम से कम समय ज्ञात करना है, छोटे से छोटा, कम, थोड़े से थोड़ा समय ज्ञात करना है। यानी हमें परिभाषा के अनुसार क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। LCM यानी लघुत्तम। तो 12 और 18 यानी वह छोटे से छोटा समय, कम से कम समय ज्ञात करना है जिसमें 18 का भाग भी पूरा पूरा जाए और 12 का भाग भी पूरा पूरा जाए। वो अपना क्या होगा, LCM होगा इन दोनों संख्याओं का, और LCM ही अभिष्ट समय होगा। ठीक है, तो चलो हम इसे करके बता देते हैं। LCM ज्ञात करना है तो सवाल को ध्यान से समझेंगे पहले। अब लिखने का तरीका, 4 नंबर है तो मैं लिखूंगा हल संख्या 4। एक चक्कर पूरा करने में रमन को लगा समय, कितना समय लगा है, 18 मिनट। और एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को लगा समय, कितना समय लगा अनुप्रिया को, 12 मिनट लगे। अभिष्ट समय मैं सीधा लिख देता हूं, यदि ज्यादा भाषा में नहीं लिखना चाह रहे हो, रिक्वायर्ड टाइम, अभिष्ट समय, वो क्या होगा
वो एलसीएम होगा किनका, 18 और 12 का। और एलसीएम ज्ञात करने की हमने कौन सी विधि पढ़ी है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो या तो इनका क्या कर लो, साथ में गुणनखंड कर लो, या अलग अलग गुणनखंड करके भी हम इनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग गुणनखंड करवाऊंगा। तो गुणनखंड करना यदि किसी ने नहीं सीखा है तो फिर से देख लो। सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं। 18 में 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जाएगा। 9 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो अब किसका लगा के देखेंगे, 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, फिर 3 में 3 का भाग है 1 आ गया, छोड़ दीजिए। अब 12 के गुणनखंड कीजिए। 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है 6 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बार। इसका मतलब 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 या 2 गुणा 3 की घात है 2। और 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 बराबर 2 की घात 2 और गुणा में 3 की घात है 1। इस प्रकार से मेरे को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अच्छा, एलसीएम ज्ञात करना है क्या, 18 और 12 का। तो सारे गुणनखंड लेने हैं और जिनमें कॉमन गुणनखंड हो उनमें अधिकतम घात वाला गुणनखंड लेना है। तो 2 कॉमन है तो 2 में अधिकतम घात वाला गुणनखंड कौन सा है, 2 का स्क्वायर है। गुणा में 3 भी कॉमन है तो अधिकतम घात वाला गुणनखंड 3 का स्क्वायर। और कोई गुणनखंड है ही नहीं अलग, तो बस यही आपका एलसीएम आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर है 9, 9 चौक 36। तो अभिष्ट समय क्या आ गया, 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद में अनुप्रिया और रमन पुनः प्रारंभिक स्थान पर है, वो एक साथ मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 5वां सवाल दिया हुआ है, मैं नोट कर देता हूं। आगे 5 नंबर सवाल देखते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108। यानी एक संगोष्ठी में हिंदी के कितने विद्यार्थी हैं, 60 प्रतिभागी है। ठीक है, और अंग्रेजी के 84 और गणित के हैं 108। ठीक है, प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में, एक तो बराबर संख्या में और एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, तो आप ये कह सकते हो सर न्यूनतम नाम आ गया तो हम क्या ज्ञात करेंगे, कम से कम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, है ना। बाकी ये क्या है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करवा रहा है कमरों की। अब बात एलसीएम क्यों नहीं ज्ञात करेंगे ये बता देता हूं कि ज्ञात क्या करवा रहा है, कमरों की न्यूनतम संख्या। तो हमें कमरों की संख्या थोड़ी दे रखी है ना। कमरों की न्यूनतम संख्या कब आएगी, जब उनमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी बिठाए जाए, अधिक से अधिक विद्यार्थी बिठाए जाए। अधिक से अधिक कमरों की न्यूनतम संख्या मतलब विद्यार्थी अधिक से अधिक बिठाने हैं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी बिठाने हैं और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी और एक ही विषय के प्रतिभागी। यानी एक कमरे में एक ही विषय के जितने भी ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे, एक ही विषय के बैठेंगे, या हिंदी या अंग्रेजी या गणित के। तो विद्यार्थी अधिक से अधिक विद्यार्थी बिठाने हैं क्या, अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा, तब हम क्या ज्ञात करते हैं, HCF। तो एक इन 3 संख्याओं का यदि हम HCF ज्ञात करेंगे तो ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है ना, तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जिनको एक कमरे में बिठाना है। एक कमरे में बिठाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या आ जाएगी। अब ये कुल विद्यार्थी है और एक कमरे में कितने बिठाने हैं वो आ जाएंगे, तो कुल विद्यार्थियों में भाग लगाते कमरों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये न्यूनतम दे के आप ना ये नहीं कहोगे कि सर एलसीएम निकालेंगे। तो कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी, यानी कमरे में अधिक से अधिक विद्यार्थी बिठाने हैं, और अधिक से अधिक बिठाने हैं इसका मतलब क्या हो गया, हमें इन 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। पहले अपना पहला काम रहेगा। तो हल संख्या 5 नंबर। लिखने का तरीका बच्चों बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूं, कोई गलती नहीं करेगा। हिंदी के विद्यार्थी
प्रतिभागी लिख दो या विद्यार्थी लिख दो, एक ही बात है। हिंदी के विद्यार्थी कितने हैं? 60। और अंग्रेजी के विद्यार्थी देख के बताओ कितने हैं? 84। और अपने गणित के विद्यार्थी कितने हैं? 108। अब एक कमरे में बैठने वाले इनका HCF क्या होगा? विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, अधिक से अधिक संख्या ज्ञात करें जिनको एक कमरे में बिठाया जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि एक कमरे में एक ही विषय के बैठने वाले अधिक से अधिक प्रतिभागी, एक कमरे में बैठने वाले अधिकतम विद्यार्थी या अधिक से अधिक विद्यार्थी प्रतिभागी, अधिक से अधिक विद्यार्थी वो क्या होगा कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी बिठाएंगे? वो होगा HCF। और HCF किनका? 60, 84 और 108 का। अब आप में से कोई बच्चा ये पूछ सकता है सर क्या हम यहाँ पर 3 संख्या दे रखी है तो क्या यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल। तो सर यूक्लिड विभाजन में तो आपने 2 ही संख्या दी थी, यहाँ पर 3 दे दी। तो भैया सबसे पहले आप इन 2 संख्याओं का, किसी भी 2 संख्याओं का HCF ज्ञात कर लो। यूक्लिड विभाजन से यदि HCF ज्ञात करते हो तो एक HCF आ जाएगा, फिर उस HCF का तीसरी संख्या के साथ में HCF ज्ञात कर लो तो वो तीनों संख्याओं का HCF आ जाता है। कैसे भी ज्ञात कर सकते हो। और एक और सरलतम विधि हमें पता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करो। 60 में 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है 30 बार। 30 में 2 का भाग है 15 बार। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा तो किसका भाग लगा के देखेंगे? 3 का भाग। 3 का भाग अंकों का योग करो, 5 और 1 6। 6 में जाता है यानी 15 में भी 3 का भाग जाएगा 5 बार और अब 5 का भाग जाएगा 1 बार। 84 के गुणनखंड कीजिए आप। 2 का भाग जा रहा है क्या? इकाई का अंक 4 है, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार? 42 बार। फिर 2 का भाग 21 बार। फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का भाग 7 बार। फिर 7 में 7 का भाग 1 बार। अब 108 के गुणनखंड कीजिए। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 100 का आधा 50, 8 का आधा 4, 54 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 27 बार। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का भाग 9 बार। फिर 3 का भाग 3 बार। फिर 3 का भाग है 1 बार। HCF ज्ञात करते हैं तब केवल वही गुणनखंड लेते हैं जो तीनों में कॉमन होंगे और जिनकी घात न्यूनतम होगी, है ना। तो मैं 60 को क्या लिख सकता हूं? चलो यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। यही लिख लेते हैं कि 60 बराबर मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 या 2 का तो स्क्वायर, 3 की घात 1 और 5 की घात भी 1। अच्छा 84 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 यानी 2 की तो स्क्वायर, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अच्छा 108 को क्या लिख सकते हैं? 108 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है ना। तो HCF किनका? 60, 84 और 108 का। तो HCF में क्या ध्यान में रखते हैं कि जो गुणनखंड कॉमन होंगे वो लेने हैं और उनमें भी सबसे न्यूनतम घात वाला गुणनखंड। तो एक तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 जो गुणनखंड है वो कॉमन है। अब इनमें से न्यूनतम घात देख लो, तीनों ही बराबर है, इसका मतलब 1 बार लेना है, आ गया। 3 भी कॉमन गुणनखंड है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 है, तो न्यूनतम घात लेनी है बच्चों। न्यूनतम घात है 1। 5 है, इसमें नहीं है, 7 है, इन दोनों में नहीं है, तो बाकी के गुणनखंड नहीं लेने हैं ना। तो इसका मतलब HCF कितना आ गया?
HCF आ गया 2 का स्क्वायर यानी 4 और 3 की घात 1 यानी 3 बराबर 12। HCF यानी एक कमरे में अधिकतम कितने विद्यार्थी बिठाएंगे? 12 विद्यार्थी बिठाएंगे। तो कुल विद्यार्थी अपने पास में इतने हैं और एक कमरे में हमें 12 विद्यार्थी बिठाने हैं, तो कुल कमरों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो मैं पहले तो क्या कर लेता हूं, कुल विद्यार्थी ज्ञात कर लेते हैं, फिर कमरों की संख्या ज्ञात करेंगे। कुल विद्यार्थी कितने हैं बताना, कुल प्रतिभागी कितने हैं? 60 प्लस में 84 प्लस में 108, इनका योग कर लीजिए। 8 4 12 हासिल 2, 1 ही लगेगी ना। 8 4 12 हासिल 1 1 और 8 और 1 9 9 और 6 15 हासिल 1 1 और 1 2 252 प्रतिभागी। तो कुल प्रतिभागी कितने हैं? 252 है। एक कमरे में कितने विद्यार्थी बिठाने हैं? 12 ही बिठाने हैं। तो कुल कमरों की संख्या, कमरों की संख्या यानी कुल विद्यार्थी, चलो प्रतिभागी नाम लिख देता हूं, एक ही बात है, कुछ भी लिख दीजिए। कुल प्रतिभागी बटे एक कमरे में प्रतिभागी। अब बताओ, कुल विद्यार्थी तो है 252 और एक कमरे में 12 विद्यार्थी, तो भाग लगाओ, 12 दूना 24 बच गया 1, उतारा 2, 12 का 12। तो कुल कितने न्यूनतम कमरे की आवश्यकता रहेगी? 21 कमरों की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जो आते हैं इनको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो अब इसमें थोड़ा सा घुमा दिया था ना, तो आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है। और इस प्रकार के बहुत सारे सवाल यदि आपको दिए जाए ना, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो यदि ये सवाल समझ में आ गया तो। ठीक है, अब मैं आपको आज के लिए 2 एग्जाम्पल और देता हूँ आपको करने के लिए। जैसा काम आपने पिछली कक्षाओं में किया है बिल्कुल वैसा ही, तो ये एकदम अच्छे से उतार लेना। आपकी किताब के एग्जाम्पल देता हूं मैं। आपका होमवर्क रहेगा 144, 180 व 192 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM ज्ञात करो। एक और दे देता हूं कि 510 और 92 का HCF व LCM ज्ञात करो। और जांच करो कि, यहां पे लिख देता हूं जो एक संबंध होता है इनमें, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, ये एक सूत्र होता है जो कि मैंने पहले भी बता दिया कई बार, ध्यान रखेंगे। इस पर आधारित सवाल आगे और करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है और एकदम अच्छे से अभ्यास कीजिए। और यदि फिर भी कोई विधि में डाउट और समस्या हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं।